Hello children, today we will discuss how to write an essay. Though this is the topic must have been taught in your previous classes, but yes, we need to revise the things so that we can have a better understanding for the particular topic. Now children, first we understand that what is an essay. Essay होता क्या है, ठीक है? So essay basically is a piece of writing that gives the author's own argument and perception. Yes. सो ऑथर यानी जो राइटर होता है, लिखने वाला होता है, एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे लिखने को मिलता है सो यू आर गोइंग टू बी एन ऑथर. आप एक ऑथर होंगे, राइटर होंगे, और आप उस दिए हुए टॉपिक पर अपने विचारों को, अपने परसेप्शंस को, अपने आर्गुमेंट्स को आप लिख सकते हैं. इट इज़ अ कंपोजिशन मेड ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स. यस, सो पैराग्राफ इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट नोट. दिस इज समथिंग विच कैरीज मोर देन वन पैराग्राफ्स. सो जो एसेज होते हैं उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं. ईच पैराग्राफ हैज़ अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेंटेंसेज ऑन अ गिवन टॉपिक एंड एवरी पैराग्राफ हैज़ द कंटेंट रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, रिलेटेड टू द मेन सेंट्रल आइडिया. जो टॉपिक हमें मिलता है, जो थीम हमें दी जाती है, उस थीम टॉपिक के बारे में हमें सारे पैराग्राफ में डिफरेंट कंटेंट्स को लिखना होता है. राइट नाउ विल सी एन इम्पॉर्टेंट नोट. अ वेल रिटन एसे यूजुअली हैज़ अ टाइटल एंड अ मिनिमम ऑफ 3 पैराग्राफ्स. नाउ चिल्ड्रन, जो एक नॉर्मल एसे होता है, राइट, जो एक आइडियल एसे होता है, उसमें कम से कम एक टाइटल होना चाहिए एंड साथ ही साथ कम से कम 3 पैराग्राफ्स यानी 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए. अब चिल्ड्रन, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट रिलेटेड टू पैराग्राफ राइटिंग. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ टू राइट अ पैराग्राफ इन द लास्ट क्लास. ठीक है, तो पैराग्राफ कैसे लिखना है. पैराग्राफ वी नो कम से कम 3 to 8 लाइन्स का होना चाहिए एक पैराग्राफ. अब एसे में कम से कम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए. इट मीन्स दिस एसे इज गोइंग टू बी a lengthy paragraph or a lengthy note, right? अब आते हैं what is the format of an essay. essay का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम essay को लिखते हैं. तो सबसे पहले essay लिखने के लिए we should have a title. हमारे पास एक टाइटल होना चाहिए, एक थीम होनी चाहिए जो कि हमारा एग्जामिनर हमें देता है. अब आते हैं इंट्रोडक्शन. अब आफ्टर राइटिंग द टाइटल वी शुड स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं. वी कैन राइट अ कोटेशन, वी कैन राइट एनी डेफिनेशन रिलेटेड टू द टॉपिक और एनी स्टेटमेंट विच हैज़ बीन सेड बाय अ फेमस पर्सन. या कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं या कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं जो काफ़ी फेमस हो. और वन मोर थिंग चिल्ड्रन यू कैन डू if you are a good reader or regular reader, so definitely you will be having or you must be having some ideas related to a topic. तो आप ऐसा नहीं है कि कोई बुकिश डेफिनेशन लिखो, बुकिश कोटेशन लिखो. यू कैन फॉर्म योर ओन डेफिनेशन इन योर वर्ड्स. आप अपनी खुद की डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा टॉपिक है अर्थ, ठीक है, अर्थ वी नो, अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ इज़ अ प्लैनेट जहाँ पर हम रहते हैं. ठीक है, अब सपोज़ आपको ऐसे लिखना है अर्थ के बारे में और टाइटल आपका अर्थ हो गया. अब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है अर्थ के बारे में. सो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस दैट अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर वी ऑल कैन लिव. ठीक है, अब ये लाइन अगर आपने लिख दी इन द बिगिनिंग, इन द इंट्रोडक्शन, सो डेफिनेटली समवेयर इट विल बी अ कैची लाइन टू ड्रॉ द एग्जामिनर्स अटेंशन. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में कम से कम 3 से 4 लाइन आपको लिखनी चाहिए. व्हाट इज़ माय परसेप्शन, जो मेरा मानना है. देन कम्स बॉडी. बॉडी ऑफ एन एसे. एसे की बॉडी क्या होती है. बॉडी का मतलब होता है जो मेन पार्ट होता है एसे का, जो बहुत सारी बातें बताएगा एसे के बारे में. अब हम बॉडी के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं. बॉडी के अंदर चिल्ड्रन वी कैन टॉक अबाउट द कॉज. हम
किसी भी टॉपिक के कॉज के बारे में, किसी मुद्दे के कॉज के यानी उसके कारण क्या है, वी कैन टॉक अबाउट द रिजल्ट्स, उसके परिणाम क्या होते हैं, हम उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो बॉडी बेसिकली कवर्स ऑल द मेजर पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक का जो मेजर पॉइंट है, लेट्स से अर्थ के बारे में हमें लिखना है, राइट. सो अर्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, वी नो सारी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं. ठीक है, कि अर्थ में हम रह सकते हैं, वहाँ पर एनिमल्स होते हैं और उनके कोऑपरेशन से, और इवन जो हमारे जैसे ही ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके कोऑपरेशन से हम लाइफ को आसानी से जी सकते हैं. देन अर्थ ही हमें खाना ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट सोर्स होती है फूड का. अगर अर्थ नहीं होगी हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे और फाइनली हमें फिर खाना भी नहीं मिलेगा. सो अर्थ का ये भी फ़ायदा है दैट इट गिव्स अस इट गिव्स अस फूड, एंड देन वाटर भी इसी पर अवेलेबल है इसलिए हम जी पाते हैं, और कहीं प्लानट पे तो वाटर भी नहीं है. ठीक है, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स अर्थ से रिलेटेड क्या क्या हो सकती हैं. दैट जो अर्थ है डे बाय डे बहुत ही गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होती जा रही है. फिर वाटर का जो लेवल है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स. ठीक है, और फिर अर्थ के बारे में हम ये भी बता सकते हैं कि अर्थ में कभी कभी ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है, कभी फ्लड आ जाती है, तो इसके रीजंस क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं अर्थ के. अर्थ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट ह्यूमन कर रहे हैं लोग. अर्थ की जो मेन नीड होती है दैट इज़ ट्री. पेड़ की वजह से एक अर्थ ज़िंदा होती है, और इस अर्थ पर से हम पेड़ों को काट रहे हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ. ठीक है, तो हम इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं बॉडी में. फिर हम डिस्कस कर सकते हैं व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू सेव द अर्थ. अर्थ को सेव करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अब हम अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं, बाय प्लांटिंग द ट्रीज़. और हम क्या कर सकते हैं, बाय सेविंग द वाटर, बाय सेविंग एनिमल्स, राइट. और बाय यूजिंग वेरी लेस मशीन्स, हम मशीन्स को काफ़ी कम इस्तेमाल करके हम अर्थ को हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि नाउ डेज द प्रॉब्लम विच दिस अर्थ हैज़ बीन फेसिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज़ दिस ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जो अर्थ है काफ़ी गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम अपनी अर्थ पे देखने को हमें मिल रही हैं. लेट्स से अभी दिस इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड स्टिल we are facing summers or we are facing hot weathers. why? because of the global warming. ये जो गर्मी पड़ रही है इस टाइम, आज के कुछ समय अगर कुछ सालों पहले चले जाएं तो इस टाइम जो सीज़न होता था काफ़ी सुहावना हो जाता था, मॉडरेटेड हो जाता था, एंड हम कहीं ना कहीं फ़ैन का इस्तेमाल, एसी का इस्तेमाल, कूलर का इस्तेमाल करना काफ़ी हद तक बंद कर देते थे. बट नाउ डेज द सिचुएशन इज़ दैट वी कैन नॉट स्टॉप अस यूजिंग फ़ैन एंड ऑल. हमें हर चीज़ यूज़ करनी पड़ रही है बिकॉज द वेदर इज़ सो हॉट स्टिल इन दिस अक्टूबर मंथ. ठीक है, तो ये सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें बाय यूजिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस. जो हम घर में मशीन्स यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, राइट. ये सारी चीज़ें हमारे वेदर को और गर्म करती हैं. ठीक है, फिर उसके अलावा फैक्ट्री में जो पानी होता है वो गंदा पानी होता है, देन उसमें एयर पोल्यूशन होता है. तो बहुत सारी चीज़ों की, मशीनों की वजह से, मशीनों के इस्तेमाल की वजह से हमारी धरती डे बाय डे पुअर होती जा रही और डे बाय डे एक्सप्लॉइटेड होती जा रही है, यानी उसका शोषण होता जा रहा है. अब इन सब के बाद ये सारी बातें हमने बॉडी के अंदर लिखी, ऐसे की बॉडी के अंदर, एंड सबसे लास्ट में वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द कंक्लूजन. यानी क्या आपने कंक्लूड करा, आपका सार क्या निकला, यानी समरी ऑफ द टॉपिक आप लिख सकते हैं इसमें. अब फिर से कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन, व्हाट आई थिंक इज़ यू कैन राइट द इम्पॉर्टेंस अगेन. यू कैन राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, जो कि टॉपिक मिला है उसकी इम्पॉर्टेंस को आप लिख सकते हैं. अगेन यू कैन राइट डाउन
some steps which are taken by the government or which are taken by the people, आप steps के बारे में लिख सकते हैं. And then उसके बाद you can write down some definition or some repercussions, results के बारे में आप लिख सकते हैं. conclusion में आप कोई कोटेशन वगैरह भी अपने आप से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारी बातें हो गई आपकी ऐसे के बारे में. नाउ विल टॉक अबाउट सम लिंकिंग वर्ड्स. लिंकिंग वर्ड्स बेसिकली क्या होता है? लिंकिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच कनेक्ट वन सेंटेंस टू अदर सेंटेंसेस और वन पैराग्राफ विद द अदर पैराग्राफ. राइट. जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, लिंक का मतलब होता है जोड़ना. तो जो लिंकिंग यानी जोड़ने वाले शब्दों का काम ही होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना और एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ना. ठीक है. तो आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कई सारे पैराग्राफ होते हैं तो कई सारे पैराग्राफ को जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है कहीं कहीं पर. ठीक है. हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके ये दिखाना चाहते हैं कि जो बात हमने ऊपर के पैराग्राफ में बोली है वो बात नीचे के पैराग्राफ में आगे आने वाले पैराग्राफ से कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम जोड़ रहे हैं. तो उसके लिए हम जोड़ सकते हैं फर्स्ट, although, however, even though, also, since, due to, hence, similarly, yet, on the other hand, for example, still, etc. So children, the list of linking words is very long, बहुत long है, but I have selected some very common linking words which generally are used in writing essays and writing paragraphs. Right, children? So now if you have any doubt then you can ask me, or one essay will be given to you. So if you wish you can write down this content जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, and if you wish you can skip it and directly you can write the essay which are sent or which will be sent by tomorrow by me. Right. So कल तक जो आपके पास essay आएगा उसका सिर्फ टॉपिक आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं. अगर आप जो ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो. राइट चिल्ड्रन. सो थैंक यू चिल्ड्रन. बाय बाय. टेक केयर.